हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया और काइनेमैटिक्स का डिस्कशन आगे बढ़ाने वाले हैं इस वीडियो में। पीछे के वीडियो में ग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स वाली डिस्कशन कंप्लीट हो गई थी। बच्चों ने कहा है कि सर ग्राफ्स पर और कॉन्सेप्ट चाहिए और न्यूमेरिकल चाहिए, तो भाई शुरू करेंगे ग्राफ पर और न्यूमेरिकल के साथ, और साथ ही साथ कुछ डेरिवेशंस भी करने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं फिलहाल। और काइनेमैटिक्स का ये रहा नेक्स्ट वीडियो। लगभग 6 वीडियो आ गई है भाई काइनेमैटिक्स पर, और ये रहेगा नंबर 7। ठीक है ना, काइनेमैटिक्स पर नंबर 7। ठीक है, आगे बात करते हैं। टॉपिक होगा ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। जो चल रहा था उसी पर बातें और करने वाले हैं। टॉपिक है, मान लेते हैं कि एक बिल्डिंग है, बड़ा बड़ा फेमस क्वेश्चन है भाई। एक बॉल अंडर ग्रेविटी जब मूव कर रही है उसके लिए ग्राफ बनाना है। ठीक है, अगर लेट्स से वी थ्रो अ बॉल अपवर्ड, ठीक है, जमीन से, तो ऑब्वियसली यहां पे जी काम कर रहे हैं नीचे तरफ। तो जब बॉल ऊपर जाता है तो क्या होता है, स्पीड कम रहा है, 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 कम रहा है। इट रीचेस द टॉप मोस्ट पॉइंट, इट रीचेस द टॉप मोस्ट पॉइंट, राइट, यहां तक पहुंचता है। फिर बॉल वापस यहां से नीचे आता है आस्ते आस्ते करके, और फिर स्पीड बढ़ते 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 के हिट करता है ग्राउंड पर। सवाल है, ऐसे कंडीशन के लिए एस टी ग्राफ कैसा होगा ये बताएं, वी टी ग्राफ कैसा होगा ये बताएं, और जगह अगर मिले तो ए टी ग्राफ कैसा होगा ये भी बताएं। जिनसे अगर हो सकता है ट्राई कर लो पॉज करके, जिनसे नहीं हो सकता है सुनना शुरू करें। ठीक है, तो बेटा अगर बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो किया गया है और ये कोई स्पीड है यू, ठीक है ना, तो होता क्या है कि समय के संग स्पीड कम हो रहा है, नीचे तरफ जी काम कर रहा है ना, नीचे तरफ काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो जब हम लोग स्टार्ट किए, इसको कहते हैं टाइम जीरो, मतलब ये टाइम जीरो पर ऑलरेडी क्या है, एक वेलोसिटी है। तो अगर वीटी ग्राफ की बात की जाए तो ऑलरेडी कोई वेलोसिटी है, ठीक है ना, ऑलरेडी कोई वेलोसिटी है, तो मार्क कर दिए। ठीक है, एक बात और, एसटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, मैंने पीछे वीडियो में बताया था। एसटी का स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी। वीटी का भी स्लोप क्या होती है भाई, एक्सेलरेशन। ठीक है ना, मैंने बताया था। कोई भी ग्राफ बनाते वक्त सबसे पहला फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग होगा कि उसका स्लोप समझा जाए, इससे रफ स्केच समझ पाते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो अगर एसटी ग्राफ की बात कर रहे हैं तो इसका स्लोप क्या है, वेलोसिटी। तो भैया वेलोसिटी को पहले ऑब्जर्व करो, देखो पहले क्या है, एक स्पीड है, ऊपर जा रहा है, स्पीड कम हो रहा है, ऊपर जा रहा है, स्पीड कम हो रहा है, रादर वेलोसिटी कम हो रहा है। तो वेलोसिटी जब कम हो रहा है मतलब इधर जो ग्राफ बनेगा उसका स्लोप कम रहा है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। ठीक है, टाइम जीरो पर इसे हम लोग जीरो मार्क कर देते हैं, एस जीरो है। ऊपर जा रहा है बॉडी, ऊपर पहले ऑलरेडी एक वेलोसिटी था, तो मान लो एक स्लोप था, ऊपर जा तो वेलोसिटी कम हो रहा है, तो क्या हो रहा है, इसका स्लोप मतलब समझ रहा है, इंक्लिनेशन विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंगल विद द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स, ये कमता जाएगा, कमता जाएगा, कमता जाएगा, कमता जाएगा। ये हाईएस्ट मोस्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगा, स्लोप जीरो होगा। क्यों भाई जीरो होगा, क्योंकि वेलोसिटी जीरो होगा। अच्छा, इस दौरान जब वेलोसिटी घट रहा था पर बॉडी ऊपर मूव कर रहा है, तो अगर ये जीरो है और ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए मार्किंग भी ऊपर जा रहा था। समझ रहा है, देखो स्लोप क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी कम रहा है, कम रहा है, कम रहा है, कम रहा है, कम रहा है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है ना, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब स्लोप कांस्टेंट। बट यहां पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी घट रहा है, घट रहा है और घट रहा है और घट रहा है। तो ये स्लोप पहले कुछ था पॉजिटिव स्लोप, स्लोप घट रहा है, घट रहा है, घटते 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 जीरो हो गया। मैंने पीछे वीडियो में बताया था ना कि कर्व 4 तरह के होते हैं, 1 2 3, ये हो गया पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव, तो ये हो गया स्लोप पॉजिटिव से जीरो, ये हो गया जीरो से नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव से जीरो। तो क्या बचता है, जीरो से पॉजिटिव, है ना, जीरो से पॉजिटिव, जीरो से पॉजिटिव मतलब ये। ठीक है, तो 4 तरह का स्लोप होता है, 4 तरह का कर्व होता है रादर। ये 4 कर्व हम लोग बात कर चुके हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी पहले पॉजिटिव से जीरो, फिर जीरो से फिर नेगेटिव। तो वेलोसिटी मतलब स्लोप पॉजिटिव से जीरो, फिर जीरो से स्लोप नेगेटिव में बढ़ेगा। अच्छा, इसके साथ साथ बॉडी नीचे आ रहा है तो ये एस कम हो रहा है, इसलिए ग्राफ इस तरह का याद कर लो भाई। हो सकता है ये सिमेट्रिकल नहीं बना, पर जैसे इधर उतना इधर होना चाहिए था, थोड़ा डायग्राम खराब हुआ है, देख लो। तो क्या सीख रहे हैं यहां पर, एस टी ग्राफ जो भी बन रहा है, ये जैसा भी बन रहा है, ये बताता है कहीं ना कहीं कि वेलोसिटी पहले पॉजिटिव था, फिर जीरो हुआ, फिर जीरो से नेगेटिव हुआ। इस डायरेक्शन को नेगेटिव बोलते हैं, इस डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं, हाँ है ना भाई। ये ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग अंडर ग्रेविटी, ठीक है ना।
मेडिकल के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा हुआ है। आगे बात करते हैं वीटी ग्राफ की। ठीक है, तो वेलोसिटी लगातार घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घटते घटते यहां पे जीरो, ठीक है ना, उसके बाद वापस क्या नेगेटिव में बढ़ रहा है। जो भी हो, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या होता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? नीचे की तरफ। अगर ऊपर के डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव कह दिए हैं तो नीचे को हम लोग नेगेटिव कह सकते हैं। अगर तो ऊपर को अगर पॉजिटिव, नीचे को अगर नेगेटिव, जी हमेशा नीचे काम कर रहा है, मतलब वीटी ग्राफ का स्लोप हमेशा नेगेटिव रहेगा। ध्यान रखना, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बॉडी ऊपर जाए या नीचे आए, पर जी तो नीचे ही काम कर रहा है, तो मतलब वीटी ग्राफ का स्लोप हमेशा माइनस जी रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा, बट नेगेटिव स्लोप मतलब ऑब्ट्यूज एंगल। तो कुछ इस तरह का ग्राफ एस्टिमेट किया जा सकता है। कारण क्या है? इस ग्राफ का स्लोप जो होगा वो नेगेटिव होगा, बिकॉज ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, और ये कांस्टेंट होगा ना, स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट होगा, विच इज लाइक माइनस जी, जो भी। अब इसको अगर फील्ड के साथ समझना है तो देखो, जैसे बॉडी पर जा रहा है तो वेलोसिटी घट रहा है, घट रहा है, घटते 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 यहां पे कितना हो गया? जीरो। अब फिर क्या हो रहा है? नेगेटिव तरफ बढ़ रहा है, तो वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, कहां पहुंच गया? यहां पे कोई वेलोसिटी होगी। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा भाई? करते 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 ये हो गया माइनस यू। जो अगर ये स्पीड था प्लस यू, तो ये क्या? माइनस यू। स्पीड बार बार मैं मुंह से निकल रहा है, वेलोसिटी बोल लो मन में, अच्छा रहेगा, है ना, डायरेक्शन का बात क्लियर होता रहेगा। अब अगर इन केस ये बॉल जमीन पर जाके बाउंस बैक करती है तो क्या होगा? तो सवाल दो तरह का। अगर बाउंस बैक करते वक्त ये एक इलास्टिक कोलिजन हुआ। अब इलास्टिक कोलिजन क्या है? जिस स्पीड से गया उसी स्पीड से आया, जो वेलोसिटी से गया बॉल, अगर वो माइनस यू था तो वो आएगा प्लस यू से। वैल्यू नहीं बदलेगा, मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा। अगर तो ग्राफ कैसा होगा? पर रिपीट करेगा। जैसे अगर ये प्लस माइनस यू टकराया, वापस प्लस यू से आ रहा है, तो वापस उसी हाइट तक जाएगा। तो एस टी ग्राफ कैसा हो जाएगा? कुछ इस तरह का, है ना, एनालॉगस रिपीट करेगा। बट वहीं टकराने के बाद अगर स्पीड कम गया तो कैसा ग्राफ होने लगेगा? ग्राफ कैसा होगा? ये हाइट कमता जाएगा, है ना, बिकॉज स्पीड कमेगा। तो सिमिलरली अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात की जाए तो ये ऐसा है। अगर ये बाउंस किया तो बाउंस करने के बाद क्या होगा? वापस सेम रिपीट करेगा, वापस सेम रिपीट करेगा। अगर बाउंस के बाद स्पीड सेम रहे तो, वहीं पर अगर ना रहे तो क्या होगा? ये हाइट छोटा होता जाएगा। नेचर ऐसे ही रहेगा, बिकॉज जी तो अभी भी जी ही है और वो नीचे ही काम कर रहा है, तो लुक अलाइक रहेगा, बट ये छोटा होता जाएगा। समझ? जैसे ये इतना बड़ा है, ये नेक्स्ट टाइम थोड़ा छोटा रहेगा, फिर नेक्स्ट टाइम ये और छोटा रहेगा, एंड सो ऑन। समझ आ रहा है? तो ये हुआ एस टी और वीटी ग्राफ का बात, तब जब बॉल को यहां से उछाल रहे थे। अच्छा, एटी ग्राफ बना के रख ही देते, कुछ तो बोलने को नहीं। एटी ग्राफ में हमेशा एक्सेलरेशन यहां पे क्या है? माइनस जी। इसे यहां मार्क कर देते हैं। कांस्टेंट बदलेगा नहीं, समय बदलेगा पर एक्सेलरेशन नहीं बदलेगा। ठीक है बेटा, हम लोग वीएस और एएस ग्राफ पर बात नहीं किए हैं। वी वर्सेस एस और ए वर्सेस एस लास्ट में करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग होगा, वो एकदम एंड में करेंगे। ठीक है ना। बातें आगे बढ़ाते हुए जो इंपॉर्टेंट और भी एस्पेक्ट है, अगर मान लेते हैं हम लोग ऑब्जर्वेशन तब करना स्टार्ट किए जब बॉल यहां था। ठीक है, इसे हटा देते हैं, इसे हटा, ये तो रिपीटेड मोशन के लिए है ना, नीचे वाले ग्राफ थे रिपीटेड मोशंस के लिए। तो अगर बॉल यहां टॉप मोस्ट पॉइंट पर है, समझो भाई, अगर बॉल टॉप मोस्ट पॉइंट पर है और लोग तब देखना शुरू किए हैं, भाई देखने का फ्रेम कब से शुरू होता है, सारी बातें उस पर निर्भर करती है। अगर देखना शुरू तब की जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर है, तब क्या होगा? तब सीधा बॉडी का वेलोसिटी नीचे तरफ ही बढ़ेगा। स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या होगी भाई? जीरो। तो एक काम करो, थोड़ा स्मार्टली बिहेव करो। इस ग्राफ में ये पार्ट कब के लिए है? जब यहां से ऊपर गया, और ये पार्ट का ग्राफ यहां से इधर। स्टार्ट ही कहां से हो रहा है? यहां से हो रहा है। तो क्या करेंगे? अपने जो नया ग्राफ बनाएंगे, अगर हम लोग का ऑब्जर्वेशन यहां से स्टार्ट होता है तो ग्राफ ऐसा स्टार्ट होगा। क्यों? काट देंगे ग्राफ, यहीं से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज यही मेरा टाइम जीरो है। तो और टाइम जीरो पर क्या है? एक ऑलरेडी हाइट पर है ना, और वेलोसिटी नेगेटिव तरफ बढ़ रहा है, तो स्लोप सीधा नेगेटिव की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, ये हो गया। अगर ये बाउंस बैक करके वापस इसी हाइट तक आ गया तो फिर वापस ये वाला पार्ट लगा देंगे इसके बाद। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरह से वापस अगर ये मान लो वापस ये गया, ये ऊपर तक चला गया, फिर नीचे आएगा तो वापस रिपीट करेंगे एंड सो ऑन। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये तब जब बॉल ऊपर से नीचे गया, बाउंस होकर वापस ऊपर आया, तब के लिए ऐसा ग्राफ। मतलब ग्राफ यहां से स्टार्ट करेंगे, जो टाइम जीरो यहां था वो टाइम जीरो यहां शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, वीटी ग्राफ पर इसी बात समझते हुए, वीटी ग्राफ में क्या हो रहा है भाई? वीटी ग्राफ में कुछ वैसा ही लॉजिक है, बट टाइम जीरो अब यहां पर है। बात समझो, यहां से यहां तक के लिए ये पार्ट ऑफ द ग्राफ, और उसके बाद के लिए नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ग्राफ, है ना। तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होता हुआ ऐसे,
फिर ऐसे, फिर ऐसे एंड सो ऑन। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हो गया वीटी ग्राफ। तब जब हम लोग का ऑब्जर्वेशन यहां से स्टार्ट हो रहा है, एक्सेलेरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा -g नीचे तरफ हमेशा ही है, कोई भी टाइम पर देखा जाए। ठीक है, तो ये हो गया फ्री फॉलिंग केसेस के लिए। अंडर ऑब्जर्वेशन केसेस जब एक बार यहां से फेंका जाए और सेकंड जब यहां से फेंका जाए, तो मतलब देखना शुरू करें। ऑब्वियसली फेंके यहां से है, पर देखना कब शुरू किया उस पर डिपेंड करता है कि नहीं? देखना तब शुरू किया जब यहां पे था, तब टाइम 0 यहां पे लगाएं। जब देखना शुरू किया कि यहां पे था, तब टाइम 0 यहां पे लगाएं। मेरा एक बहुत क्लोज स्टेटमेंट है जिसको मेरे को लगता है कि हम लोग सब समझते हैं। हर एक चीज निर्भर करता है हम लोग कब देखना शुरू करते हैं। ऑब्जर्वेशन फ्रेम पर डिपेंड करता है, मतलब देखना कब शुरू करते हैं उसके हिसाब से हम लोग का वो टाइम 0 सेट होता है और वही मेरा इनिशियल होता है। तो मेरे लिए हो सकता है बॉल लगातार बाउंस कर रहा है, पर हम लोग देखना जब शुरू किया था वो यहां पर था, तो उसके लिए ग्राफ ये रहा। अच्छा, कुछ बदलाव और भी सकता है। मान लो जब देखना शुरू किए तो वो ऑलरेडी कहां है, कहीं बीच में है, तो क्या करेंगे, ग्राफ का ये पार्ट काट के यूज करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। समझे? ग्राफ का ये पार्ट मान लो है ना, कुछ ऐसा रफली, बॉल इधर भी नहीं है, बॉल ऊपर जाके ऐसे अब नीचे आ रहा है, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, यहां से काट के स्टार्ट करेंगे या फिर यहां से वेलोसिटी से स्टार्ट करेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ग्राफ को क्रॉप करके यूज करना फिर सीखो। ठीक है, ट्राई करना खुद से इन चीजों को ऑब्जर्व करने का। हम लोग इस पर और बात अलग अलग क्वेश्चन में करते रहेंगे अभी के लिए। ठीक, तो ये जो हम लोग ने सीखा भाई, ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखोगे तो प्रीवियस ईयर्स में भी आए हुए क्वेश्चंस हैं, पर अगेन याद रखना, हम लोग के घर पे हम लोग को जब बैठ के सॉल्विंग करना है तो एक एसटी ग्राफ से दूसरे वीटी ग्राफ में, मतलब उसे करस्पॉन्डिंग वीटी ग्राफ में या उसके करस्पॉन्डिंग एटी ग्राफ में कन्वर्ट करने की प्रैक्टिस करो। ये ग्राफ कन्वर्जन्स करना अगर सीख गए तो सब तरह के कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे भाई। ठीक है ना? तो ग्राफिकल कन्वर्जन्स बैठ के प्रैक्टिस करो घर पर। बहुत सारे बच्चों को दिक्कतें आ रही, बट मैं बार बार बोल रहा हूं ग्राफिकल कन्वर्जन्स पे ध्यान दो। आगे बात करते हैं कुछ डेरिवेशंस पर। तो देखो बेटा, हम लोग के लेवल पर ना सबसे पहला बात, दो तरह का केस पॉसिबल है 1D मोशन पर, ए कांस्टेंट और ए वेरिएबल। तो अगर बात करते हैं ए कांस्टेंट की, बात करते हैं ए कांस्टेंट की, ठीक है, अगर ए कांस्टेंट है तो क्या होगा? अच्छा, ए वेरिएबल होगा तो हम लोग को हमेशा कैलकुलस यूज करना पड़ेगा। जैसे अगर बोल दे कोई ए है 3t-2 और बोले कोई वेलोसिटी निकालने कोई भी टाइम पर, टाइम 0 पर, टाइम 2 पर, टाइम 3 पर, तो अपने पहला स्टेप लिखेंगे इसको dv/dt और फिर यहां से इंटीग्रेट करते हैं। सीख चुके हैं बात? सीखी हुई बात है ना भाई? पीछे के वीडियो नंबर 3-4 इसी पर थे, है ना? 1-2 बेसिक था, 3-4 इस पर थे भाई, कि यहाँ पे कैलकुलस कैसे यूज होता है, और 5-6 जो हम लोग ने किया था वो बेसिकली ग्राफ पर था। तो यहाँ पे लोग मिक्स कर रहे हैं थोड़े बहुत कैलकुलस और थोड़े बहुत ग्राफ्स को। ठीक है, डेरिवेशन पे ध्यान देना और डेरिवेशन साथ साथ ना एप्लीकेशन समझना कि कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होता है। तो बेटा ए अगर कांस्टेंट है तो वीटी ग्राफ का शेप होता है कोई भी लीनियर, कोई भी स्ट्रेट लाइन। समझो, फील लेना बात का। वीटी ग्राफ का शेप कैसा होता है? एक लीनियर ग्राफ होता है। ठीक है ना, एक लीनियर ग्राफ होगा। तो कोई कभी बोले कि इसका ये कोई भी है बॉडी जिसकी वेलोसिटी इस तरीके से बदल रही है, मतलब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, तो इसका एवरेज क्या होगा? तो वी एवरेज, क्योंकि ये लीनियर ग्राफ है, एवरेज विल बी v प्लस यू बाई 2। हालांकि v एवरेज का मतलब क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम ना, बट सिंस इट्स अ लीनियर ग्राफ लीनियर है, बोल के हम लोग बोलेंगे इसका जो मिड पॉइंट होगा वही मेरा एवरेज है। मतलब अगर रेट कांस्टेंट हो स्पीड बढ़ने का, एग्जांपल हो 2 मीटर पर सेकंड से 3 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड 4 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड 5 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड 6 मीटर पर सेकंड, और लगातार हर सेकंड 1 मीटर पर सेकंड का स्पीड बढ़ रहा है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में हम लोग फाइनल प्लस इनिशियल बाई 2 से एवरेज निकाल सकते हैं। और ये जो डिस्क्रिप्शन है ना S/T, टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम, ये हमेशा ट्रू है। अच्छा, वीटी ग्राफ का एरिया क्या होता है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और अभी वापस पढ़े हम लोग, आईसीएसई में पहले भी पढ़ाया गया, अभी वापस पढ़ें। क्या? इस ग्राफ का एरिया होता है डिस्प्लेसमेंट। तो कैसे निकालेंगे एरिया भाई? ये अगर लेंथ है, दिख रहा है ये ट्रेपीजियम है, तो हाफ ऑफ, इसको मार्क करते हैं टी, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है? यू और ये वी, तो हाफ ऑफ वी प्लस यू, है ना? क्या भाई?
ये v, ये u, समझ रहा है? ये v है, ये u, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ट्रेपीजियम नहीं मन करे ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल कर लो भाई, पर जो भी करना है कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से सम ऑफ पैरेलल साइड दिख रहा है, ये u और ये पूरा v, तो ये लेंथ प्लस ये लेंथ, हाफ ऑफ v प्लस u इनटू हाइट, ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का, और यही डिस्प्लेसमेंट होने वाला है। हाँ है ना? सोचो भाई, वीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट होता है तो हाफ ऑफ v प्लस यू इंटू टी, ये पूरा एरिया हो गया। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि v प्लस यू बाई टू, ये भी एवरेज है और ये भी एवरेज है, तो s को लिख सकते हैं हाफ ऑफ v प्लस यू इंटू टी। सिंप्लीफाई करने पर दिख रहा है, ये दिख रहा है, सही है? एक्सप्रेशन दिख रहा है ना भाई, राइट लेफ्ट साइड। तो हम लोग ने ग्राफिकली भी प्रूव कर दिया, ये बात सही है, दिख रहा है, s बाई टी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो एक अंडरस्टैंडिंग था, इस पर ही आगे बात करेंगे। अभी इसे s बाई टी लिखकर ही छोड़ देते हैं और लेफ्ट साइड पर अब आते हैं, ठीक है? तो v प्लस यू बाई टू में, मतलब s बाई टी को v प्लस यू बाई टू लिख सकते हैं, ग्राफिकली हम लोग ने समझ लिया, ठीक है? ग्राफिकली हमने समझ लिया, इस ग्राफ के लिए ट्रू है। ये ग्राफ कौन सा ग्राफ है जिसका एक्सेशन क्या होता है? कांस्टेंट। तो हम लोग ने ग्राफिकली और लॉजिकली दोनों बात को रिलेट कर लिया। अब आती है बारी v प्लस यू बाई टू को कैसे लिख सकते हैं। तो बेटा एक बात और, v जो है v माइनस यू बाई टी इज एक्सेलरेशन, ये जानकारी सबके पास होनी चाहिए। क्यों भाई? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज द चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम इज एक्सेलरेशन। ग्राफिकली बात करते हैं, ये पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या है? t कॉमा v, ये पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या है? 0 कॉमा u। तो मतलब फाइनल y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इज स्लोप। स्लोप क्या होता है? हमने बात किया था भाई, vt क्या स्लोप होता है? एक्सेलरेशन। तो यहां पर लिख देंगे v इक्वल्स टू u प्लस ए टी प्लस यू बाई टू एस बाई टी, है ना? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। और ऐसा भी हम तब लिखे हैं फाइनल माइनस इनिशियल, ऐसा जब कब तब कर रहे हैं जब स्ट्रेट लाइन है। ये y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 तब कर रहे हैं जब स्ट्रेट है, वो स्ट्रेट लाइन है। कोई कर्व होता तो हम लोग को dv dt लिखना पड़ता, ठीक है? तो ये भी तब लिख रहे हैं जब ये a थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है या फिर ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन मतलब ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, है ना? तो ये ट्रू तब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट था, ये जो लिखे हैं ये तब ट्रू जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो यहां पे जो भी रिजल्ट आएगा सिर्फ तब ट्रू है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। मतलब क्या होगा? u प्लस यू हो गया 2u बाई टू, मतलब u प्लस हाफ ए टी, है ना, इज इक्वल्स टू s बाई टी। यहीं से सॉल्व कर लेंगे, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। रिपीट करते हैं, हमने लिखा v एवरेज होता है v प्लस यू बाई टू या फिर s बाई टी। ये हमेशा ट्रू है, ये सिर्फ तब ट्रू है जब ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो या फिर लीनियर ग्राफ हो। मैंने लॉजिकली भी समझाया और बाद मैंने चेक भी प्रूफ भी कर दिया, देखो यहां से, ठीक है? जो भी हो, तो v प्लस यू बाई टू एस बाई टी में v को लिख दिया u प्लस ए टी, और एक्सप्रेशन रेडी हो गया, ऐसे को यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये सारी बातें करते हुए हम लोग बात मान रहे थे कि ये एक्सेलरेट करा था, हो सकता है वो डिसलरेट करे। जब डिसलरेट करेगा तो ये a हो जाएगा नेगेटिव। समझ आ रहा है? तो ऐसे तो जनरल फॉर्मूला एक्चुअली ये है, वेक्टर s इक्वल्स टू वेक्टर यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। जानकारी के लिए याद रखना, ये सारे क्वांटिटी यहां पे वेक्टर है। s का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, a का मतलब है एक्सेलरेशन वेक्टर एंड सो ऑन। बात अगर 1D की हो तो हम लोग बस s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर लिखते हैं, पर हैं ये सारे वेक्टर्स, तो इसीलिए डायरेक्शन असाइन करना पड़ता है। इस पर बात करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ठीक है? फिलहाल दिस फॉर्मूला एंड दिस फॉर्मूला, दीज टू फॉर्मूला जो हम लोग डिराइव किए आर मेंट ओनली व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, ठीक है? और सारी बातें ग्राफिकली कर रहे हैं क्योंकि ग्राफिकल कॉन्सेप्ट को थोड़ा तगड़ा करने का मन है, ठीक? आगे बात करते हैं अभी। तो हम लोग ने बात अगर जैसे कर लिया अभी कि भाई v प्लस यू बाई टू लिख सकते हैं, s बाई टी लिख सकते हैं, दोनों बराबर कर सकते हैं अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो वापस ये कंपैरिजन मतलब ही तब जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो अगर अपने इस t को रिमूव करना चाहते हैं तो इसी फॉर्मूला में आते हैं। t क्या होगा? v माइनस यू बाई ए, है ना, v प्लस यू बाई टू। तो ये क्या हो जाएगा? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? t की जगह मैंने गलती कर दी, t की जगह लिखना था ना, तो v माइनस यू इंटू ए। समझ आ रहा है?
टी को इधर ले गए, ए को नीचे ले आए, तो टी इक्वल्स टू वी माइनस यू बाई ए, तो टी की जगह वी माइनस यू बाई ए, गलती से मैंने ऊपर लिख दिया था भाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू 2as, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। मैंने सारी बातें मोशन इन 1D के लिए डिराइव की है, बट ये हर एक मोशन के लिए ट्रू है गिवन दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। याद रखना ये सारा फॉर्मूला एक्चुअली में इस तरह लिखा जाना चाहिए। किस तरह भाई, वेक्टर v इक्वल्स टू वेक्टर u प्लस वेक्टर a इंटू टी। कारण है ये 2D के लिए भी ट्रू है, 1D के लिए भी ट्रू है, 3D के लिए भी ट्रू है, बट एक ही कंडीशन है, क्या, एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होगा सिर्फ तभी ट्रू है ये चीज। और बात करते हैं इस पर, वेक्टर v डॉट वेक्टर v, इसको लिख सकते हैं v स्क्वायर को, वेक्टर v डॉट वेक्टर v u डॉट u प्लस 2a डॉट s। एक्चुअल एक्सप्रेशन ये है, हम लोग इस तरह याद रखते हैं आज तक, और ये सिर्फ हम लोग तब यूज किए जब ये मोशन इन 1D हो। 2D के लिए हम लोग यूज करके हम लोग दिखाएंगे, इस पर बात करने वाले हैं, एंड आई मेक श्योर कि हम लोग देखें इस पर क्वेश्चन एप्लीकेशन, आई मेक श्योर। एग्जांपल लेते हैं कि एक बॉडी है वो 2D मोशन कर रहा है लेट्स से, तो उसका पहले वेलोसिटी मान लो इस तरफ था, कुछ देर बाद उसका वेलोसिटी किसी और तरफ है, और दोनों में इनिशियल में और फाइनल में अगर एंगल 90 डिग्री बन रहा है, मतलब u वेक्टर और v वेक्टर में अगर 90 डिग्री मिला, मतलब v डॉट यू क्या होगा, जीरो, वेक्टर से सीखे ना, v डॉट यू क्या होगा, जीरो। एक एप्लीकेशन बता रहा हूं, तो वेक्टर v को अगर हम लोग वेक्टोरियल लिख दें और u को भी वेक्टोरियल लिखें, डॉट करें, जीरो से बराबर कर दें, कहीं ना कहीं वहां पर एक रेडीमेड कंडीशन मिल रहा है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। सोचना इस बारे में, काम में लेंगे आगे चलकर। ये मेरे जनरल प्रेजेंटेशंस हैं गिवन दैट एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। इस साल के आईएससी के सिलेबस से हटाया गया ये टॉपिक, पर मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है, मुझे लगता है इसके बिना हम लोग आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सारी बातें मैंने ग्राफिकली डिराइव की भाई, v प्लस यू बाई टू एस बाई टी मैंने लिखा था थोड़े पहले लॉजिकली, वही रीजंस, बट अभी थोड़े पहले v माइनस यू बाई टी इक्वल्स टू ए मैंने स्लोप्स लिखा, बस एक्सचेंज करके यहाँ रिप्लेस करके सॉल्व कर दिया, एक्सप्रेशन रेडी है। ये तीन इक्वेशंस काफी बार यूज करते हैं, बट याद रखो सिर्फ एक्सेलरेशन कांस्टेंट के लिए। गैलीलियो ने बहुत सारा काम किया था भाई इन सारे फॉर्मुलाज पर, इन सारे इक्वेशंस पर। कहा जाता है लीनी टावर ऑफ पिज़्ज़ा, है ना, वो लीनी टावर पिज़्ज़ा वाला कहानी सुने हो ना, वो लीनी टावर पिज़्ज़ा पे चढ़ के ना 2 बॉल को गिराता था हमेशा, और दोनों बॉल के मासेस अलग अलग थे। एक लोहा का सॉलिड बॉल था, ठीक है, और एक लकड़ी का बॉल था, पर दोनों साइज में बराबर थे, और दोनों एक साथ हिट करते थे जमीन को, मतलब दोनों का वेट अलग अलग है पर दोनों हिट एक साथ करते थे। कहा गया कि मास पर डिपेंड नहीं करता है काइनेमैटिक्स, दिख रहा है कहीं पर m है ही नहीं एक्सप्रेशन में, तो ऑल दीज एक्सप्रेशंस आर मास इंडिपेंडेंट। और मास इंडिपेंडेंट क्यों है, कारण क्या है, इस पर बात हम लोग लॉज ऑफ मोशन में करेंगे। मैंने पहले ही बताया भाई, काइनेमैटिक्स में हम लोग बस स्टडी करते हैं मोशन को, कारणों पर बात नहीं करते हैं। कारण पे बात तो करेंगे जब लॉज ऑफ मोशन की बारी आएगी, ठीक है ना। तो ये सारे फॉर्मूलाज ट्राई किया मैंने भाई कैलकुलस से डिराइव करने का, सॉरी ग्राफिकली डिराइव करने का। बारी आती है एक बार और बात कर लें, पर कैलकुलस का इस्तेमाल करके, ठीक है। आगे प्रोसीड करने के पहले मेरे को बहुत मन है कि ना हम लोग सब लीनी टावर और पिज्जा वाला कहानी पर जान ले, और वहां से क्या रिजल्ट मिलता है, जो कि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ये सब कुछ नहीं है बेटा, ये सब छोटी छोटी बातें हैं ना, जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे ना तब काम में आएगी। सुनना क्या है, तो भाई फॉर्मूला क्या है, s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये कब ट्रू है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। v इक्वल्स टू यू प्लस एटी कब ट्रू है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s भी कब ट्रू है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। जहां पे s है डिस्प्लेसमेंट, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन, t है टाइम ऑफ मोशन। कोई दिक्कत नहीं, ठीक, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये बात, इन बातों को जानने के बाद ये सारे सब ट्रू जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो भैया यहां पर तो ग्रेविटी काम कर रहा है, और ये बिल्डिंग बहुत ऊंचा नहीं है, इतना ऊंचा है कि यहां पर लगातार जी सेम रहेगा। सबको पता है ना, हाइट के संग जी बदलता है। मान लेते हैं ये उतना भी लंबा बिल्डिंग नहीं कि जी बदल जाए। तो अब अगर टॉप मोस्ट पॉइंट से बॉल को रिलीज किया जाए तो कहा जाता है s इक्वल्स टू, रिलीज करना, ड्रॉप करना, मतलब इनिशियल स्पीड 0 प्लस, बहुत सारे बच्चे पहले से फॉर्मूला यूज करते आ रहे हैं, तुमको पता होगा। g कितना लेते हैं, लगभग 10 लेते हैं। t लेते हैं मान लो 1, मतलब 1 सेकंड बाद कितना आएगा, ये 5 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 सेकंड कितना आएगा, 5 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, 2 सेकंड पे कितना आता है देखते हैं। तो s इक्वल्स टू 0 प्लस हाफ 10 इंटू 2 स्क्वायर, है ना, t स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 20 मीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकंड इज 20 मीटर, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकंड, मतलब दूसरे सेकंड पे कितना ट्रेवल हुआ, तो 2 सेकंड में 20,
और पहले में 5, तो 20 - 5 कितना हो गया? 15 मीटर ट्रेवल हुआ दूसरे सेकंड में। ठीक है, 3 सेकंड में कितना ट्रेवल हुआ? तो s इक्वल्स टू 0 प्लस स्टार्टिंग 0 से हुआ है हाफ ए कितना है? 10, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 9 10 = 90/2, 45 मीटर्स। तो 45 मीटर हुआ 3 सेकंड में, और 2 सेकंड में कितना? 20। तो तीसरे सेकंड में कितना हुआ? s इन द थर्ड सेकंड, 45 - 20 मतलब 25। क्या सीखने को मिलता है उसको मार्क करते हैं फिर। तो पहले सेकंड में s इन द फर्स्ट सेकंड कितना है? is to s इन द सेकंड is to s इन द थर्ड सेकंड। इस तरह करते जाएं अगर, तो इट इज लाइक 5:15:25 I'll tell you आगे क्या होगा। 35:45 ऐसे चलता रहेगा, और इसका रेशियो आएगा 1:3:5:7:9 इस तरह। तो अगर पहले सेकंड में 5 मीटर कवर हुआ, अगले सेकंड में 15 होगा, अगले सेकंड में 25 और होगा, मतलब 5 का मल्टीपल जो भी है, और ये 1:3:5:7:9 के रेशियो में, क्योंकि स्पीड बढ़ता जा रहा है तो उसी टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा। ये तो एक बात क्लियर है। ये जानने से फायदा क्या हुआ? कोई बॉल बोल दिया, एक बॉल ऊपर से जमीन, मतलब टॉप से जमीन पहुंच गया 3 सेकंड में, तो कितना टाइम लगा, मतलब कितना हाइट होगा बिल्डिंग का? एक बॉल बिल्डिंग के टॉप से जमीन में पहुंच गया 3 सेकंड में, मतलब कितना होगा? 5 मीटर पहला सेकंड, 15 है ना, ओरली 5, 15, 20, 25, 45 मीटर हाइट होगा। अगर कोई बोले 4 सेकंड पहुंच गया, मतलब 5 + 15 + 25 + 35 इतना में बिल्डिंग का हाइट होगा। इस तरीके से बहुत बार ग्रेविटी वाले क्वेश्चन पे ना हम लोग वर्बली काम कर सकते हैं। कोई बोला कि एक बॉल नीचे से फेंका गया और वो 4 सेकंड में जमीन में वापस पहुंच गया, या कोई भी तरीके से पता लगा 4 सेकंड में जमीन में पहुंच रहा है, तो बिना सॉल्व किए बोल सकते हैं कि बॉल कितने हाइट तक गया होगा। कितने हाइट तक गया होगा? बॉल 2 सेकंड में ऊपर गया, 2 सेकंड में नीचे आया, तो 2 सेकंड में ऊपर गया मतलब कितना गया? अच्छा, 2 सेकंड में नीचे आया मतलब कितना आया? 5 + 15 20 मीटर, तो ये 20 ऊपर गया, 20 नीचे आया, है कि नहीं? समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? पहले सेकंड में 5 मीटर, दूसरे सेकंड में 15 मीटर, तो 5 + 15। कोई एक बॉल 6 सेकंड में नीचे आ गया, तो कितने हाईएस्ट हाइट तक गया वो? तो 6 सेकंड मतलब 3 सेकंड ऊपर जाने का, 3 सेकंड नीचे आने का। कॉमन लॉजिक, सिमेट्री होता है ना, 3 सेकंड जाने का, 3 सेकंड आने का, तो भाई कितना डिस्टेंस कवर किया वो? 3 सेकंड जाने का, 3 सेकंड आने का, मतलब पहला आने का 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर होगा? 5 + 15 + 25 कितना होगा? 20 + 25 45 मीटर बिल्डिंग का हाइट है। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? 45 जाने का, 45 आने का, 90 मीटर कवर किया। इस तरीके से हम लोग इन चीजों को यूज में ले सकते हैं। समझ आया कि नहीं है भाई? इस वीडियो पर हम लोग बेसिक सारे अंडरस्टैंडिंग इन फॉर्मूला को लेकर कर रहे थे भाई। और एक बात ध्यान रखना, इन फॉर्मूला पर बेस करके 1D पर ज्यादातर क्वेश्चन हम लोग करेंगे, पर 2D पे भी एप्लीकेबल है ये सारे फॉर्मूलाज, ठीक है ना? अब एक काम सब लोग के लिए भाई, अपने एंड पर फटाफट करने के लिए एक प्रैक्टिस की तरह प्रैक्टिस सेट ले लो भाई मेरी तरफ से। चलो प्रैक्टिस सेट ले लो। प्रैक्टिस सेट क्या है? अपने को अगर बता दिया गया है A = dV/dt होता है, ठीक है? काम है भाई कैलकुलस के हेल्प से इन्हीं फॉर्मूला को डिराइव करना है। याद रखना, बोल दिया गया है कि एक्सेलरेशन क्या है भाई? कांस्टेंट, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए बात कर रहे हैं, 1D मोशन पे बात करो अभी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो इन्हीं फॉर्मूला को डिराइव करना है। ऑब्वियसली पहला स्टेप मैं दिखा दूं भाई, dv = a dt, है ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर, टाइम 0 पर ऑलरेडी कोई वेलोसिटी अगर है तो उसको लिखते हैं u, इसी को कहते हैं हम लोग इनिशियल, और कोई टाइम t पर वेलोसिटी है कोई v, तो इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या होने वाला है भाई? v अपर लिमिट है v, लो लिमिट u, ये a बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt हो जाएगा, dt का हो जाएगा t अपर लिमिट, लो लिमिट 0, तो ये क्या हो जाएगा? v - u = at, तो v = u + at। अब आप लोग का काम है भाई बचे हुए 2 फॉर्मूला को, इसको और इसको डिराइव करना है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। यहीं से आगे बढ़ो, v को लिखो ds/dt और सॉल्व करना, और जब इसकी बारी आए तब t को रिप्लेस करना पड़ेगा, सोच लेना। याद रखना a होता है v dv/ds, a का फॉर्मूला है v dv/ds, इसे यूज कर सकते हो। ये हिंट रहा। अगले वीडियो में मैं यहीं से कंटिन्यू करने वाला हूं, इस वीडियो में यहीं पर एंड कर रहे हैं। इन सब पर प्रॉब्लम सॉल्विंग और इन पर जो लॉजिक्स मैंने एक्सप्लेन करना है वो एक्सप्लेन करके सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे,
उसके बाद मोशन इन 2D स्टार्ट करने वाले अपने, ठीक है, बहुत जल्दी। सो आई होप दिस मच इज ओके टू एवरीबॉडी। जिससे जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बोलना पड़ेगा, और प्रॉब्लम चाहिए कोई कॉन्सेप्ट पर तो भी बताना पड़ेगा, ठीक है। कीप वॉचिंग, थैंक यू।